सारथी। चुनाव के चलते समय पर नहीं हुए तबादले, 15,000 से अधिक कर्मियों के होने हैं ट्रांसफर, समय निर्धारित करने के लिए बुलाई जाएगी बैठक। खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण का मामला, सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर भर्ती के निर्देश, खेल मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को दी निर्देश। चारधाम यात्रा पर आए 2 विदेशी श्रद्धालुओं की मौत, रुद्रप्रयाग से पहले गाड़ी पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, टेम्पो ट्रेवल की छत तोड़कर अंदर घुसा। दर्शनार्थियों की संख्या 7 लाख से अधिक पहुंची, आज से चारधाम यात्रा पर भेजे जाएंगे 4,000 यात्री, कल 4,000 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सहस्त्रताल ट्रैकिंग हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, मुख्य सचिव ने आयुक्त को बनाया जांच अधिकारी। और पहाड़ी जिलों में आज बारिश, ओलावृष्टि के आसार, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान, राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव के चलते समय पर नहीं होंगे तबादले, नहीं हुए तबादले, 15,000 से अधिक कर्मियों के होने हैं ट्रांसफर। एक्ट के अनुसार 10 जून ट्रांसफर की अंतिम तिथि है। आज से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रांसफर के लिए अतिरिक्त समय देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। समय निर्धारित करने के लिए बुलाई जाएगी बैठक। एक्ट के अनुसार 10 जून तक ट्रांसफर की अंतिम तिथि है। तो आज से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफर के लिए अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव रखा गया है। समय निर्धारित करने के लिए बुलाई जाएगी बैठक। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के चलते समय पर नहीं होंगे तबादले, 15,000 से अधिक कर्मियों के होने हैं ट्रांसफर। आपको बता दें, एक्ट के अनुसार 10 जून ट्रांसफर की अंतिम तिथि है। आज से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। एक्ट के अनुसार 10 जून तक ट्रांसफर की अंतिम तिथि। आज से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफर के लिए अतिरिक्त समय देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें, समय निर्धारित करने के लिए बुलाई जाएगी बैठक। तो देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के चलते समय पर नहीं हुए हैं तबादले, 15,000 से अधिक कर्मियों के होने हैं ट्रांसफर। एक्ट के अनुसार 10 जून ट्रांसफर की अंतिम तिथि है। वहीं आज तबादलों की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। एक्ट के अनुसार 10 जून को ट्रांसफर की तिथि आखिरी तिथि है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से अगली खबर है, जहां खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण का मामला, सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की अब भर्ती होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून से अहम खबर, खेल मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण का ये मामला, सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की भर्ती होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को दिए हैं निर्देश। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण का ये मामला, सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की होगी भर्ती। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं।
खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की भर्ती होगी, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को दिए हैं निर्देश। तो खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण का मामला, देहरादून से यह अहम खबर। खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की होगी भर्ती। अगली खबर देहरादून से, जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों की आज होगी समीक्षा। आपको बता दें, शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल लेंगे समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी के उच्च अधिकारी रहेंगे मौजूद। स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। सुबह 11:30 बजे विधानसभा में शुरू होगी बैठक। तो स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे विधानसभा में शुरू होगी बैठक। तो देहरादून से अहम खबर, स्मार्ट सिटी के कार्यों की आज समीक्षा होगी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल होंगे शामिल। बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के उच्च अधिकारी रहेंगे मौजूद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां पहाड़ी जिलों में आज बारिश ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून से अहम खबर, पहाड़ी जिलों में आज बारिश ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। आपको बता दें, राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सहस्त्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 ट्रैकर्स की आपको बता दें भर्ती देहरादून के जिला अस्पताल में किया गया था। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है। तो देहरादून से अहम खबर, सहस्त्रताल मामले में रेस्क्यू किए गए 8 लोगों को देहरादून अस्पताल में भर्ती किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि 22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। देहरादून के जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, 22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। तो सहस्त्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 ट्रैकर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून के जिला अस्पताल में इन ट्रैकर्स को भर्ती कराया गया है।
22 लोगों के दल में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। देहरादून से अगली खबर है। डोईवाला में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बहू ने ही रची थी सास की हत्या की साजिश। हत्यारों को बहू ने दी सास की हत्या की सुपारी। मृतक महिला की बहू सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। मृतक महिला की बहू सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, डोईवाला में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बहू ने ही रची थी सास की हत्या की साजिश। 1 लाख रुपए सुपारी। हत्यारों को बहू ने 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी सास की हत्या के लिए। मृतक महिला की बहू सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून से अहम खबर। डोईवाला में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बहू ने ही रची थी सास की हत्या की साजिश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शेयर बाजार घोटाले के आरोप को लेकर पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उबर नहीं पाए हैं। अब वह बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में पहली बार हमारा मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है। आज भारत का इक्विटी बाजार दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है। हम जानते हैं कि मोदी सरकार के तहत बाजार में सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों का मार्केट कैप 4 गुना बढ़ गया है। राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ देशवासियों ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है। रिपोर्टर द्वारा जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उनको भी उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया, मैं मीडिया के माध्यम से कहना उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से व्यवहार मीडिया से किया प्रेस वार्ता में, वो उनका उचित नहीं। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद उत्तराखंड में सिर्फ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही युद्ध रहा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव से हटकर उत्तराखंड की निकाय चुनाव मैदान में हाथी भी कई बार भारी पड़ा है। आपको बता दें, कई बार हाथी भारी पड़ता दिखाई दिया है। ऐसे ही क्षेत्र हैं जनपद उधम सिंह नगर, जहां का जसपुर लंबे समय से चेयरमैन सिर्फ वही चुना जाता है जो हाथी पर सवार होकर मैदान में उतरता है। आपको बता दें कि जसपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ही प्रत्याशी लंबे समय से जीतता आ रहा है, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा अपना चेयरमैन बनाने में असमर्थ रही हैं। जसपुर की इस परंपरा कहें या फिर जसपुर का बहुजन के प्रति लगाव, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जसपुर क्षेत्र में जो भी बसपा से चुनाव लड़ता है, हाथी पर बैठकर चुनावी मैदान में उतरता है, उसी के हाथ जसपुर की जनता रहती है और उसी को जीत का ताज मिलता है।
असल में यहाँ जो हाथी का जय भीम का वोट है उसकी अक्सरियत कहीं तादाद में ज़्यादा है और मुस्लिम प्लस हरिजन समाज मिलकर इलेक्शन लड़ जाते हैं तो जीत जाते हैं। अब राजनीतिक इतिहास तो यह है कि जब सबसे पहली बार अम्मार रिजवी के बाद में जब अब्दुल हफीज अंसारी को कांग्रेस का टिकट हुआ तो कांग्रेस से टिकट लड़े और अच्छे खासे लड़े, मगर डॉक्टर सिंगल साहब इंडिपेंडेंट लड़ गए और वो जीत गए। मगर जसपुर का जो किरोध था, जो छोटा वोट अंसारी वर्ग था, जो छोटा पिछड़ा वर्ग था, वो डॉक्टर साहब से किरोध में रहा तो उसके साथ कोई विकल्प था ही नहीं, भाजपा में वो जा नहीं सकता था, इसलिए उसने बहुजन समाज पार्टी का सहयोग लिया और बहुजन समाज पार्टी को अपना सहयोग दिया। इस करके मोहम्मद मर्द बीच में आ गए और कांग्रेस का जब एक प्रत्याशी अतीकुर रहमान रहबर साहब जसपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी हुए तो वो LBW आउट हो गए। तिवारी जी की सरकार में होते हुए वो हमारे कैंडिडेट थे, क्योंकि हम भी कांग्रेस के हैं, तो वो हमारे कैंडिडेट से वो LBW हो गए। अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था, हम जो थे साहब हमारे बीच के मोहम्मद उमर चेयरमैन सिद्दीकी थे, हम इनके पास आए, मैंने कहा भाई आप हमारी पार्टी में आ जाओ और हम आपको समर्थन देते हैं। जसपुर में जो है अभी तक चेयरमैनी के पद के उम्मीदवारों में जब भी कामयाबी मिली है वो हाथी को मिली है, बसपा के कैंडिडेट को मिली है और कार्यकाल भी उमर सिद्दीकी का 10 सालों में बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद जाहिद की माता जी आई मुमताज़ बेगम, उनका भी कार्यकाल बढ़िया रहा 5 साल। पब्लिक चाहती है कि कार्यकाल जो है चेयरमैन पद के लिए वो सब उसका बसपा का ही होना, उम्मीदवार कामयाब होना चाहिए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध कालू सैयद बाबा दरगाह पर वन विभाग द्वारा बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है और दरगाह की कमेटी को चेतावनी भी दी गई है कि दरगाह के आसपास आगजनी और गंदगी ना करें। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के जंगलों विश्व प्रसिद्ध कालू सैयद बाबा दरगाह स्थित है। इन जंगलों में यहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से जो मुराद मांगता है उसकी पूरी भी होती है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा यहाँ की दरगाह के नाम पर जंगलों के अंदर घुसकर वन संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। दरगाह के नाम पर लोग जंगलों के अंदर घुसकर पिकनिक मनाते हैं और आपत्तिजनक हरकतों के साथ कमेटी दरगाह की आपत्तिजनक हरकतें भी करते हैं। दरगाह कमेटी द्वारा जगह जगह जंगलों में लंगर बनाने के लिए आग लगाई जाती है जो जंगलों के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। इतना ही नहीं, वहाँ लंगर चलने के बाद जूठे पत्थर प्लेटें जंगलों के बीच फेंक दी जाती हैं जिसको जंगली जानवर खाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी को भी खतरा रहता है। जिसको देखते हुए तराई पश्चिम डिवीजन के DFO प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा अब बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गंदगी और आगजनी न करने के लिए कमेटी को सख्त चेतावनी दी गई है। कालू सैयद जो मज़ार है काफ़ी पुरानी एक मज़ार है हमारे पतरामपुर के पास। उसको पतरामपुर के पास जो मज़ार है उसमें क्या होता था, काफ़ी समय से लोग श्रद्धालु उसके अंदर आते थे। बृहस्पतिवार के दिन उसमें विशेष एक बड़ा मेला भी लगता था, लेकिन इधर देखा जा रहा था कि वो मेले के आड़ में कई सारी अलग तरीके की गतिविधियाँ वहाँ पर होने लगी थी और एक लोगों ने उसको पिकनिक स्पॉट की तरह बना लिया था और जंगल में जा करके अलग अलग जगह पर जा करके खाना बनाना, वहाँ बैठ करके बहुत एक ग्रुप बना करके बैठना, वो इस तरह से हो रहा था। साथ में बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पॉलीथीन और ये सारे प्लास्टिक और सारे गिलास खाने पीने के प्लेटें सब वहाँ छोड़ जा रहे थे। उसकी वजह से क्योंकि वो वन्यजीव वाहक क्षेत्र है और इसलिए वो आरक्षित वन क्षेत्र इस तरह की गतिविधियाँ बहुत परेशान करने वाली थी, तो इसलिए उनको कई बार बताया गया कि इस तरह ना करें और चीज़ों को सही तरीके से, अगर जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ठीक तरीके से हैंडल करते हुए अपने व्यवस्था करें। लेकिन उनके द्वारा जो है कोई इस तरह से वो किया नहीं, तो इसलिए आज उनको जो है ये तय किया गया कि सबसे पहले जो उनके अंदर जो जंगल के अंदर जो बड़े वाहन आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक आते हैं बड़े, तो उनको रोकना है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद अब भाजपा की निगाहें प्रदेश की 2 विधानसभा के उपचुनाव पर हैं। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर भी भाजपा की नजर है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा उत्साहित है। ऐसे में जल्द ही राज्य में आगामी चुनाव भी संभव है। वहीं राज्य के 4 नगर निकायों में सीमा विस्तार और परिसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ की मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण
कराएगा। जो नए इलाके इन निकायों में शामिल हैं उनके निवासियों को वोटर आई कार्ड बनाने का काम 15 जून से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 4 नगर निकायों में परसीमन का काम पूरा होने की वजह से शहरी विकास विभाग ने इनका प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा था, लेकिन अब परसीमन पूरा होने के बाद प्रस्ताव भेजा है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने से उत्साहित बीजेपी जल्द ही आगामी चुनाव कराने की तैयारी कर रही है और इसके तहत 2 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। इस बीच राज्य के 4 नगर निकायों में सीमा विस्तार और परसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग यहां की मतदाता सूची पुनरीक्षण कराएगा। बता दें कि प्रदेश में कुल 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बीच धामी सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से 3 माह के लिए और बढ़ा दिया। सरकार का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा है। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा विनम्र होकर काम करें। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 1 तारीख को सभी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 6 तारीख तक यानी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावित थी, ऐसे में हमें सारे विधिक राय लेने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएं। और आपने देखा हो कि कार्यकाल बढ़ाते हुए हमने यही कहा या तो 3 महीने या उससे पहले हम चुनाव कराएंगे, जो पहले होगा उस तक हमने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया। ठीक। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद भी धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने समय रहते विकास के कोई कार्य नहीं किए, सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त रही। वहीं बीजेपी का तर्क है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये देरी हुई, लेकिन सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में निकाय चुनाव कराने के लिए गंभीर ही नहीं है। पहले जब निकाय चुनाव होने चाहिए थे तब हमारे विरोध के बावजूद भी जो है प्रशासक बिठाए गए, फिर भी जो है आप देखिए कि अब प्रशासकों का दोबारा से कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो कहाँ चुनाव कराने के लिए गंभीर है, क्योंकि निकायों में जो है काम ही नहीं हुए हैं विकास के, और इसीलिए जनाक्रोश को देख करके जो है बार बार निकायों के चुनाव टाले जा रहे हैं। अब मंत्री भले ही जो है कितने बड़े बड़े दावे करें, लेकिन अगर दावे धरातल पर ना उतरें और लोकतंत्र में जो है निकायों के चुनाव टालने की बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी समस्या थी जो चुनाव टाले गए हैं। तो बार बार जो बहानेबाजी बनाई जा रही है निकाय चुनाव को टालने के लिए, इससे साफ जाहिर है कि सरकार में हिम्मत ही नहीं है जो है निकायों में चुनाव का सामना करने का। अब देखते हैं, अगर चुनाव कराती है तो अच्छी बात है, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और निश्चित तौर पर इन निकायों में हम भाजपा को पटकनी देने का काम करेंगे। जो काम अभी हमने, जैसे ओबीसी आरक्षण का विषय था और अन्य विषय थे, उन विषयों पर जब तक राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी करके नहीं देगा तब तक जो है कि सरकार कैसे चुनाव कराएगी। सरकार ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इस तरह के बिंदु आ रहे हैं उन बिंदुओं के कारण 3 महीने का भी प्रशासक बिठाए गए हैं। बहुत जल्दी नगर पालिकाओं के अंदर चुनाव होंगे और जनप्रतिनिधि बैठेंगे। निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार ने 3 महीने का प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है, उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस बारे में प्रखर होकर बोलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो जितने सरकार, जो उनकी सरकार है जो इस वर्तमान में प्रदेश में चल रही है, इनकी मंशा शुरू से निकाय चुनाव कराने की थी ही नहीं। ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार कहने के लिए तो ये जुमले थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं करा पाई इस एक निकाय चुनाव कराने की इस प्रदेश में। और उसी का ही परिणाम है कि इन्होंने न्यायालय तक में जाके अपना एक झूठा हलफनामा दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जून 30 तक अपना एक निकाय चुनाव
पूर्ण कर लेंगे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका ढूंढा और फिर आरक्षण के नाम पे थोड़ा समय और ले लिया, और जिस तरह से प्रशासन का जो 6 महीने का समय बढ़ा था अब वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर 3 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से फेलियर है वर्तमान सरकार का, कि इस सरकार को बताना पड़ेगा कि क्या वो कारण है जिस कारण वो निकाय चुनाव से कराने से डर रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में अब आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पाई। सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण कि क्या सरकार मौजूदा समय सीमा में भी निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।